हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी पर आगे चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा, आप लोगों के पास 11वीं की एनसीईआरटी बुक होगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों जो उद्देश्य है, जो हम लोगों का मेन लक्ष्य है, वो है एनसीईआरटी के एक एक शब्द को क्लियर करना। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और मैं आपकी एनसीईआरटी के शब्द को, प्रत्येक शब्द को इसलिए यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जिससे कि आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आज का जो टॉपिक है कोशिका आवरण और इसके रूपांतर, यानी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये आती है कि जो कोशिका का आवरण होता है और इसके रूपांतरण क्या है। क्या वास्तव में जो आवरण होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है कि मीजोकैरियोटिक में होता है कि ओनली वन प्रोकैरियोटिक में होता है, या फिर तीनों में होता है तो आवरण क्यों होता है, इसकी क्या भूमिका होती है। इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे। पहली बात तो आवरण का तात्पर्य क्या होता है, ऊपर की जो कवरिंग होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा, एक तरीके से आप अपने यदि घर का एग्जाम्पल ले तो आपको अपने घर के चारों तरफ दीवारों का एक आवरण देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। अब आप कहोगे सर ये दीवारें क्यों बनाई गई। मैं आपसे, चलो ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि आपने अपने घरों में दीवारों का निर्माण क्यों किया। आप फटाक से कहोगे सर आप इतना अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने घरों में दीवारों का निर्माण इसलिए किया जिससे कि हमारे अंदर अनावश्यक जीव ना आ सके, अनावश्यक कोई भी, मतलब जिसकी हमको आवश्यकता ना हो, ऐसे घटक हमारे इस घर के अंदर ना आ सके। अर्थात कहने का मतलब है इन अनावश्यक जीवों से, घातक जीवों से हमारी सुरक्षा हो सके। अच्छा, और क्या फायदा है। आप कहोगे सर पर्यावरणीय परिवर्तन से हम सुरक्षित रहें, बारिश का होना, उच्च तापमान का होना, तापमान का निम्न होना, ओले का गिरना, कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, इनसे हमारी सुरक्षा हो सके। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि हम घरों की दीवार को इसलिए बनाते हैं जिससे हमारे घर का एक आकार आ सके, घर को एक आकार मिल सके, घर की रचना हो सके। बस यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था। इसीलिए कोशिकाएं भी अपने आसपास आवरण का निर्माण करती हैं जिससे कि वो अपना आकार प्राप्त कर सकें, जिससे कि वो हानिकारक जीवों को, हानिकारक तत्वों को, अनावश्यक घटकों को अंदर आने से रोक सकें। इसीलिए वो भी अपने आसपास आवरण का निर्माण करती हैं। अब बात आती है क्या तीनों कोशिकाओं में, बिल्कुल बात ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ रखा था तीनों कोशिकाओं के पास आवरण होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, मीजोकैरियोटिक हो या आपकी यूकैरियोटिक हो। सॉरी, किंतु आपको यहां पर एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर विशेष रूप से पढ़ने को मिलता है। और लगभग जितने भी बायोलॉजी से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम हैं सभी में आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पर ही एमसीक्यू या अन्य कोई क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, कोशिका आवरण और उसके रूपांतर, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो क्या है, चलिए इस पर हम लोग बात शुरू करते हैं। सीधा हम लोग आज लेफ्ट राइट ना जाते हुए सीधे एनसीईआरटी पर ही चर्चा शुरू करते हैं। कोशिका आवरण और इसके रूपांतर, देखिए क्या लिखा, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक, हर एक शुरुआत प्रोकैरियोटिक से हो रही। प्रोकैरियोटिक से क्यों हो रही, क्योंकि सर्वप्रथम इस अर्थ पर आने वाली जो सेल थी जिसने प्रकाश संश्लेषण करके सर्वप्रथम ऑक्सीजन का उत्पादन किया, वो प्रोकैरियोटिक सेल ही थी, है ना। तो वही लिखा हुआ है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेती है एनसीईआरटी। यहाँ पर आपको समझाने के लिए बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देती है। जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। बिल्कुल बात ठीक है, कोशिका आवरण देखने को मिलेगा। यदि आप प्रोकैरियोटिक की कोशिका पढ़ रहे हो, उसके आवरण को पढ़ना चाहते हो तो आप किसका एग्जाम्पल, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हो। इसमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्त्री संरचना बनाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक में जैसे मैं बैक्टीरिया से शुरुआत करूं, जीवाणु से शुरुआत करूं, तो जो आपका बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है, पहली बात तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये 3 स्त्री पृथकता है, यानी इसके पास 3 परतें होती हैं। आपको एक दूसरे बड़ा
अजीब सा लगा होगा कि सर अभी तक तो हमने पहले देखते 3 परतें होती कौन है, एनसीईआरटी क्या बताती, फिर मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, देखिए सबसे बाहर होगी ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। अब ग्लाइकोकैलिक्स के मैं बाहर से अंदर की तरफ क्रम बता रहा हूं। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति के बाद क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। याद रखना, देखिए क्रम से पढ़ना है आपको, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन क्या करता है कि क्वेश्चन वो सीक्वेंस पूछ लेता, क्रम पूछ लेता है, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, या कोशिका झिल्ली और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में उपस्थित परत कौन सी होगी, या 3 परतें किसमें होती हैं, सबसे बाहरी परत कौन होती है, सबसे आंतरिक परत कौन होती है, ढेरों एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, तो हमको क्रम से पढ़ना है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति, उसके अंदर कोशिका झिल्ली, ये 3 परतें होती है। अच्छा, पादप में क्या होता है, मैं सबको बताता हूं, फिर एनसीईआरटी पढ़ूंगा। पादप में थोड़ी कहानी अलग है, यूकैरियोटिक की कहानी थोड़ी अलग है। यदि मैं यूकैरियोटिक में पादप को लूं, किसको लूं, पादप को, तो इसमें 2 होती हैं। चलो मैं ऐसा करता हूं, अलग से लिखता हूं, तो मुझे बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यदि मैं पादप की बात करूं तो सबसे बाहर, मैंने कहा एक क्रम से पढ़ेंगे ना, सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और उसके अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली, अब यदि मैं यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका की बात करूं तो सबसे बाहर होती है कोशिका झिल्ली, सबसे अंदर नहीं, क्योंकि हर एक की शुरुआत समाप्ति कोशिका झिल्ली से ही हो रही। अर्थात प्रोकैरियोटिक में यदि मैं बैक्टीरिया में देखता हूं तो कहानी थोड़ी अलग है। यहां पर 3 परतें दिखाई दे रही हैं, इसलिए त्रिस्तरीय बोला गया है ना, 3 परतें दिख रही हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। यदि मैं यूकैरियोटिक में पादप की बात करूं तो 2 परतें दिख रही हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। यदि मैं यूकैरियोटिक में जंतु की बात करूं तो 1 परत दिखती है मात्र, कोशिका झिल्ली। याद रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल बॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। तो क्या हुआ, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल बॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इंग्लिश में क्लियर हुआ। तो ये कहानी है, लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी के हिसाब से पहले बैक्टीरिया क्लियर करना है। अर्थात यदि तुमसे कोई पूछता है कि त्रिस्तरीय आवरण, 3 परत युक्त आवरण किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फटाक से कहोगे प्रोकैरियोटिक। किसमें होता है, पादप, जंतु, बैक्टीरिया, आप फटाक से कहोगे बैक्टीरिया में। कवक में 2 स्त्री ही होता है, याद रखना। कवक में क्या होगा, कवक में जब तुम देखोगे तो यही कहानी होगी, कवक की भी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, है ना, कवक की भी यही होगी। तो बात आती बैक्टीरिया में 3 क्यों, क्या खास बात है बैक्टीरिया के पास, ऐसा क्यों किया गया। चलो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, यही लिखा हुआ है। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। कंफ्यूजन नहीं करना, इसको हम कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, इंग्लिश हो गई सेल मेम्ब्रेन, इसको हम जीवद्रव्य झिल्ली भी बोल सकते हैं, इंग्लिश हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, जीवद्रव्य झिल्ली होती है तो कोशिका झिल्ली बोलो या जीवद्रव्य झिल्ली बोलो। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षात्मक इकाई बनाते हैं। बिल्कुल, बात बहुत अच्छे से समझना है एनसीईआरटी को। देखिए इनका कार्य तीनों का अलग अलग है, तीनों का कार्य अलग अलग है, किंतु यदि मैं सीधे एक शब्द में बोलना चाहूं तो एक ही बात है, सुरक्षा करना। क्या है, सुरक्षा करना। देखो मैं समझा देता हूं, तो हमको एनसीईआरटी हिसाब से प्रोकैरियोटिक पर ही बात करनी हमको, है ना।
चलो समझो, पहले एक छोटी सी बात सुनने के बाद आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या होता है सॉरी, क्या होता है कि एक, चलिए आपके घर का, आप अपने एक घर का निर्माण करवा रहे हो, है ना। आपके पिताजी ने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम एक घर बनाते हैं, बेहतर घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की 3 ही आवश्यकता होती हैं। कौन कौन? भोजन, कपड़ा और मकान। होता कि नहीं होता है? क्या होता है? भोजन, कपड़ा और मकान, 3 होता है ना। तो मकान बोले तो घर, है ना। तो कहा चलो अपना घर बनाते हैं एक, चलो बना लो घर। क्या करें? वही बात आ गई, सबसे पहले हम दीवार बना लेते हैं। ठीक है, ईंटों की दीवार बना ली। ईंटों की दीवार बनी कि नहीं? दीवार ईंटों की तो बनाओगे, है ना। ठीक है, दीवार बना ली। अब धीमे 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 समय बीतता गया। कहा ऐसा करो, यदि घर दीवार को सुरक्षित रखना चाहते हो, दीवार को बेहतर रखना चाहते हो, आप चाहते हो हमारा घर अच्छा दिखाई दे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, है ना, तो क्या करोगे? आप कहोगे सर हम अच्छे से ऊपर क्या करेंगे, एक परत चढ़ा देते हैं। किसकी? सीमेंट और मोरम की, जिसे कहते सीधा एक परत चढ़ा, एक कोट चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ये ईंट की हो गई, मैं समझा देता हूं डायग्राम से। सबसे पहले तुमने दीवार बनाई, ये क्या किया, ये दीवार बनाई तुमने, है ना। ये दीवार बनाते हो, समझना बहुत ध्यान से, ये दीवार बनाते हो। चलो ये है ना, ये दीवार बनाते हो आप लोग। अब लोगों ने कहा अच्छा घर दिखना चाहिए, बेहतर दिखे, आकर्षक दिखे, तो तुमने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सीमेंट और मोरम की परत चढ़ा देते हैं। ऐसे ऐसे ये ऐसे ही तो करते हो। लेकिन फिर क्या हुआ, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। कहा ऐसा करो घर और थोड़ा बेहतर दिखना चाहिए। काफी लोग बोले यार सर्विस वर्विस करते हो, थोड़ा घर अच्छा दिखना चाहिए, घर में लोग आते हैं ऐसे थोड़ा भद्दा लगता है। तो क्या करें, पिताजी का चिंता मत करो, हम क्या करते हैं डेंटिंग पेंटिंग, अच्छे से इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवा देते हैं। चलो तो फिर से क्या हुआ, ऐसे इसको अच्छे से ये देखो, है ना, अच्छा कलर आपने चयनित किया और उसके थ्रू इसके देखिए अच्छे से इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवा दी। लोग कहने लगे हाँ अब देखो कितना बेहतर घर है आपका, ये देखो। ठीक है, चलो हम लोग भी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करना सीख लेते हैं, है ना। ये देखो इस प्रकार, है ना, ये देखो अच्छी होगी दीवार की नहीं होगी, है ना। ये देखो, अर्थात यदि कोई पूछता है कि तुमने ये सर्वप्रथम सबसे बाहर तुमको, अब यहां पे जो तुम्हारी दीवार बनी है 3 परतों से है। सबसे आंतरिक परत तुम्हारी ईंटों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है। फिर उसके बाहर सीमेंट और मोरम की एक परत बनी हुई है। लेकिन फिर सबसे बाहर एक पेंट कलर युक्त परत बनी हुई है। अर्थात 3 परतें होगी कि नहीं होगी। अब कहोगे इन तीनों का कार्य अलग अलग है। मैंने कलर क्यों किया? कलर इसलिए किया कि लाइट आए तो अच्छा आकर्षक दिखे, लाइट का थोड़ा प्रकाश और अच्छा दिखेगा, है ना, लोग देखेंगे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए हमने इसकी पेंटिंग की। अच्छा, सीमेंट और मोरम की परत क्यों चढ़ाई? ये मैंने इसलिए चढ़ाई जिससे कि जो हमारी ईंटों की परत है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अच्छा, ईंटों की परत क्यों बनाई? क्योंकि ईंटों की परत के बिना घर ही नहीं बन सकता था। अर्थात तीनों का अलग अलग काम है। लेकिन यदि मैं सीधा पूछूं कि इतना सब क्यों करते हो, तो आप कहोगे सर मैं दीवार बनाता हूं क्योंकि क्या बनकर तैयार हुई दीवार। क्यों बनाते हो? का मैं सुरक्षा के लिए बनाता हूं। किसके लिए बनाते हो? सुरक्षा के लिए। तो यही तो बात है कि बेशक इन तीनों का कार्य अलग अलग हो, किंतु उद्देश्य एक है, सुरक्षा करना। क्या है उद्देश्य?
सुरक्षा करना। तो यही कहानी इसकी भी है कि बेशक तुमको ये अलग अलग दिख रही हो, कार्य इनके अलग अलग हैं, किंतु इनका एक उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है वो है सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। चलो वही देखते हैं हम लोग। बात क्लियर हुई? सबसे बार मान लीजिए आप, ये हो गई तुम्हारी ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गई तुम्हारी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और ये होगी तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तीन परतीय दीवार बनके तैयार हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो यही कहानी। आप कहोगे सर ठीक है, यहां पर तो बात क्लियर हो गई, इन तीनों के क्या कार्य अलग हैं? देखिए क्या कार्य अलग हैं। यदि इन सब का एक कार्य पूछा जाए कि ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इन तीनों का एक मात्र कार्य क्या है, तब आंसर होगा इन तीनों का एक मुख्य कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य है? सुरक्षा प्रदान करना। किंतु अब यदि कोई पूछता है कि जो इसमें ये तीन परतें दिखाई दे रही हैं, इनका अलग अलग कार्य क्या होगा? अब देखिए, सबसे बाहर सीधा आंसर एक है, इन तीनों परतों का एक मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। क्या है? सुरक्षा प्रदान करना है। अब यदि कोई पूछता है कि यदि मैं इन तीनों को अलग से पूछूं कि तीनों का अलग से कार्य क्या होगा, तब आप क्या बताओगे? क्या बताओगे तब? तीनों का तो कॉमन कार्य हो गया सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन यदि एक एक का कार्य पूछो, थोड़ा परिवर्तन होगा। क्या होगा? ये तो बात क्लियर हो गई। अब देखो, यदि ग्लाइकोकैलिक्स की बात करूं, सबसे पहले बात मैं करता हूं ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स का सबसे मुख्य कार्य है प्रतिकूल, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना। जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो, है ना, तब ये सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। याद रखना, प्रतिकूल परिस्थिति में तब सुरक्षा कौन प्रदान करती है? ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, कोशिका भित्ति क्या करती है? इसका भी काम है सुरक्षा प्रदान करना, किंतु अंतर क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। इसमें मौसम चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका तो एकमात्र कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। आप लोगों ने रामायण महाभारत के सीरियल बहुत अच्छे से देखे होंगे, है ना। नहीं देखे देख सकते हो, वैसे ऐसा कोई है नहीं जिसने ना देखा हो। तो जब रामायण में क्या हुआ करता था, भगवान राम जब रावण से युद्ध करने जाते हैं, तब आपने देखा था कि जब राम युद्ध करने जाते हैं, रावण भी युद्ध करने आता है। महाभारत भी देखा होगा, जब कौरव सेना युद्ध करने आती है और पांडवों की सेना युद्ध करने आती है। जब युद्ध करने आते हैं और जब युद्ध करने के पहले की पोजीशन होती, दोनों में अंतर होता है। देखो, महाभारत में क्या होता था कि जब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब युद्ध समाप्त हो जाया करता था, जब युद्ध समाप्त हो जाया करता था, तो सभी के सभी राजा जो हुआ करते थे एक सामान्य वेश में आ जाया करते थे, सामान्य वस्त्र पहन के, आभूषण पहन के आराम से घुमा करते थे। किंतु जब युद्ध का प्रातःकाल, युद्ध का समय आता था, तब वो वस्त्र के साथ साथ एक अतिरिक्त आवरण पहनते, इसे बोलते थे कवच। क्या बोलते थे? कवच, है ना। अब मेरी बात बताओ, जैसे आप ये शर्ट पहने हो, ये क्या कर रही? सुरक्षा कर रही है। क्या कर रही? सुरक्षा कर रही। लेकिन आप ऊपर से कवच भी पहन लो, एक और कवर लगा के पहन लो, तो वो भी सुरक्षा कर रहा। किंतु अंतर कितना है? ये शर्ट हर वक्त सुरक्षा करती है, लेकिन वो कवच कब पहनोगे? जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो, जब तुमको लगे शत्रु हमारे सामने खड़ा हुआ है ना।
ऐसा होता कि नहीं होता है? जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूं, आप जैसे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। आप जैसे बाइक चलाते हो, क्या चलाते हो? बाइक, है ना, बाइक चलाते हो। आप बाइक चलाने से पूर्व एक नॉर्मल कैप लगा के चलते हो, नॉर्मल कैप लगा लेते हैं, काफी लोग लगा लेते हैं शौक में, ठीक है। अच्छा, कैप का मुख्य उद्देश्य क्या? एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करना। क्या कर रहे हैं? सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन जब आप बाइक चलाते हो तब एक हेलमेट लगाते हो। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, आप जब आराम से चलते हो बाइक पे तब चश्मा लगा लेते हो, नॉर्मल चश्मा लगा लेते हो, बाइक पे चलो या ना चलो, है ना। या फिर ऐसे बोलिए, आप सीधा नॉर्मल जब चलते हो, आप जैसे घूमने कहीं जाते हो चश्मा लगा लेते हो, क्या करते हो? चश्मा लगा लेते हो। लेकिन जब आप बाइक पे चलते हो तो चश्मा तो लगा हुआ है, ऊपर से हेलमेट भी कवर कर लेते हैं। क्यों? अतिरिक्त सुरक्षा। अब थोड़ा सावधान और रहना है ना। तो वही बात है कि ये सुरक्षा ये भी करती ग्लाइकोकैलिक्स और सुरक्षा ये भी करती कोशिका भित्ति, किंतु डिफरेंस क्या है कि ग्लाइकोकैलिक्स सुरक्षा तब करती जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, है ना। जैसे युद्ध होने वाला है, अब सभी लोग कवच पहन लेंगे। क्या पहन लेंगे? कवच। और वैसे क्या रखते? नॉर्मल वस्त्र में रहते हैं, तो वो क्या हो गई? कोशिका भित्ति, सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा काम इसका ये भी है, आकार प्रदान करना। आकार प्रदान करना, ये दो कार्य तुम्हारे कोशिका भित्ति के हो गए। क्या क्या हो गए? एक तो सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा आकार प्रदान करना। आप कहोगे सर कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं? बिल्कुल बात ठीक है, क्लियर हुआ। ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य क्लियर हुआ आपको, और कोशिका भित्ति का सेल वॉल का कार्य क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? जीव द्रव्य की सीमा रेखा तैयार करना। सीमा रेखा तैयार करना। जीव द्रव्य की बाउंड्री वॉल बनाती है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। दूसरा कार्य क्या है इसका? दूसरा कार्य इसका क्या है? श्वसन में सहायक। आप कहोगे सर ये तो थोड़ा टेंशन कर रहा है पॉइंट, वैसे टेंशन करना नहीं चाहिए। यदि आप लगातार वीडियो पढ़ के आ रहे हो, लगातार क्लास पढ़ते हुए आ रहे हो तो कन्फ्यूजन नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। तो कोशिका झिल्ली का एक कार्य हो गया जीव द्रव्य की सीमा रेखा तैयार करना, है ना, और दूसरा काम हो गया श्वसन में सहायक। आप कहोगे श्वसन में सहायक कैसी है? देखिए, बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है? आप कहोगे सर बैक्टीरिया आता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते? आप कहोगे नहीं होते हैं। और तो माइटोकॉन्ड्रिया होगी? आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो फिर श्वसन किसके थ्रू करेगा? आप कहोगे सर बड़ा आसान अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो श्वसन मीजोसोम से होता है। किससे होता है? मीजोसोम से होता है। अच्छा, मीजोसोम से होता है, मीजोसोम बना किससे होता है? आप कहोगे सर मीजोसोम बनता है कोशिका झिल्ली के आंतरिक बलन से। कोशिका झिल्ली है, जैसे ये हो गई आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, और ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये तो अब जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो है तुम्हारी, ये इसके जो ये आंतरिक फोल्ड है, यही तो तुम्हारे मीजोसोम है। क्या है? मीजोसोम। और मीजोसोम का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन है। मीजोसोम का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन। तो और बने किससे? कोशिका झिल्ली से। तो कोशिका झिल्ली का क्या काम हो गया? श्वसन में सहायक। और एक काम तो सीधा है जीव द्रव्य की सीमा रेखा, क्योंकि अंदर क्या रखा हुआ है? सब जीव द्रव्य उपस्थित है। कितना आसान है, यानी तीनों के कार्य अलग अलग है। अब यदि मैं पूछूं कि तीनों को मैं एक साथ बोलूं तो क्या है, तो देख लीजिए, तीनों का एक कार्य है सुरक्षा करना। क्या कार्य है? सुरक्षा करना। क्लियर हुआ? एनसीईआरटी बहुत कुछ इन शब्दों में छिपाई हुई थी, मैंने आपको सारी एक कहानी इसकी क्लियर कर दी। कॉन्सेप्ट सहित आपको पता होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी।
क्लियर हुई बात की नहीं हुई? चलो, जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है ना? देखते हैं कैसे। चलिए तुम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बैक्टीरिया को अभिरंजन विधि के आधार पर, किसके आधार पर? अभिरंजन विधि के आधार पर, अभिरंजन है ना, अभिरंजन विधि के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। कहोगे सर कैसे? पहली बात तो अभिरंजन का मतलब होता है रंगना। क्या करना? कलर युक्त करना, रंगना उसको अभिरंजन विधि के आधार पर। किसको? बैक्टीरिया को। याद रखना किसकी बात कर रहा हूं? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु की, जीवाणु की। अब बात अतिशय ठीक है, मैंने मान लिया किसको रंगने के यानी अभिरंजन विधि के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। तो पहली बात तो आती है कि अभिरंजित किसको करते हैं? बैक्टीरिया को। दूसरे अभिरंजित करेंगे किससे? अभिरंजित करेंगे किससे? तो याद रखना आयोडीन से। आयोडीन से अभिरंजित करते हैं। किससे करते हैं? आयोडीन से अभिरंजित करते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ये रंगने न रंगने की कहानी कौन लेकर आया? कौन साइंटिस्ट था जिसने एक नई तिकड़म पैदा कर दी दिमाग में? बैक्टीरिया याद करो, बाद में उसको रंग के देखो, है ना। अब बाद में उस वैज्ञानिक का नाम भी याद करो। वो वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ग्राम। कौन थे? क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने इसके विषय में ये विधि को लागू किया था। आप कहोगे सर एक बात बताओ, बड़ा टेंशन पे टेंशन होता चला जा रहा है। रंगते बैक्टीरिया को यानी अभिरंजन विधि, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को रंगेंगे। किससे रंगते? आयोडीन से। इस बात को अभिरंजन विधि को लाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? क्रिश्चियन ग्राम थे। अब कहोगे सर इसमें 3 परतें होती हैं, अभी पढ़ा था हमने, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। किसको रंगेंगे? हाँ यार ये तो दिमाग में क्वेश्चन आता है। लोग कहेंगे इसमें क्या बात, रंगोगे तो सबसे बाहर है, ग्लाइकोकैलिक्स रंग देंगे। अरे भैया समझदारी से काम लो, यहां पे होगा कोशिका भित्ति, इंग्लिश में बोले तो सेल वॉल। किसको रंगा जाता है? सेल वॉल को। अच्छा आप कहोगे सर ठीक है मैंने ये भी याद कर लिया, किंतु रंगने के आधार पर बांटेंगे कैसे? देखिए रंगने के आधार पर बैक्टीरिया होते 2 प्रकार के, ग्राम धनात्मक, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। ऋणात्मक। ग्राम शब्द कहां से आया? क्लियर हो गया होगा आपको। ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। अच्छा किसको कहेंगे ग्राम धनात्मक, किसको कहेंगे ग्राम ऋणात्मक? आपका उत्तर होगा फटाक से, धनात्मक मतलब कुछ अतिरिक्त आ गया है, प्लस आ गया है ना, ऐसे याद कर लो। तो सीधी बात है इसकी कोशिका भित्ति रंग चुकी है, अर्थात ये रंगीन होते हैं, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूं ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक, ये कलर युक्त हो गए, है ना। तो इसमें कलर नहीं है। एक बात, इसमें ग्लाइकोकैलिक्स ज्यादा होता है ना, ग्लाइकोकैलिक्स अधिक मात्रा में और इसमें होता है कम मात्रा में। एक बात तो ये हो गई।
हो गई कि नहीं हो गई। दूसरी बात, जो धनात्मक बैक्टीरिया होते अल्कोहल से धोने पर अपने कलर को नहीं छोड़ते हैं, अल्कोहल से धुलने पर रंग नहीं छोड़ते और ये छोड़ देते हैं, तो एक कलर युक्त होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स अधिक मात्रा में अल्कोहल से धुलने पर रंग युक्त होते हैं, जबकि ये रंगहीन हो जाते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। तो बैक्टीरिया को हम लोग अभिरंजन विधि के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। ग्राम धनात्मक क्या है, कलर युक्त होते हैं, जबकि ये कलरलेस होते हैं। इनमें ग्लाइकोकैलिक्स अधिक मात्रा में होता है, इसमें कम मात्रा में होता है। अल्कोहल से धुलने पर रंग युक्त बने रहेंगे, अर्थात इनका कलर नष्ट नहीं होगा, जबकि इनमें ये कलर लेस हो जाएंगे, है ना, याद रखना। दूसरी बात, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, सीधी बात है, इनको आयोडीन से अभिरंजित किया जाता है, क्रिश्चियन ग्राम ने बताया था, और इसमें सेल वॉल अभिरंजित होती है, ये भी पता रखना है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम धनात्मक एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं होते ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। एनसीईआरटी देखो इतना कह के शांत हो जाती है, क्या कहते हैं एनसीईआरटी, बस इतना बोलती है और शांत हो जाती है, कहती है बाकी सब तुम जानो, बाकी सब तुम जानो क्या है क्या नहीं है। अब देखो एनसीईआरटी में आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एनसीईआरटी। ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणु, ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणु, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, साफ साफ समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली ढाली आच्छादित जिसे अवपंक परत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवपंक परत कहते हैं, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं, अवपंक परत कहते हैं। यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती, तब इसे संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। देखिए ग्लाइकोकैलिक्स के आधार पर भी जीवाणु को दो भागों में बांटा गया, ग्लाइकोकैलिक्स की परत के आधार पर भी जीवाणु को दो भागों में बांटा गया। यदि ग्लाइकोकैलिक्स की परत ढीली ढाली होगी तो क्या बोलेंगे, अवपंक परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवपंक परत बोलते हैं। और यदि यही मोटी कठोर होती है, कैसी होती है, मोटी व कठोर होती है, तो क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो याद रखना, अवपंक परत का संबंध किससे है, ग्लाइकोकैलिक्स से। कैप्सूल का संबंध किससे है, ग्लाइकोकैलिक्स से। अंतर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स की व्यवस्था क्या है, अंतर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स की व्यवस्था क्या है। यदि उसकी व्यवस्था प्रणाली लूज है, ढीली ढाली है, तो अवपंक परत बोल देते हैं, स्लाइम मोल्ड लेयर बोल देते हैं। और यदि उसकी व्यवस्था प्रणाली सख्त कठोर है, मजबूत है, तो उसे हम कैप्सूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैप्सूल बोल देते हैं। आगे क्या लिखा, कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। बिल्कुल बात पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ाए ध्यान से। कोशिका भित्ति कार्य, यह सख्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने व निपातित होने से भी बचाती है। बिल्कुल बात ठीक है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो जीवाणु को फटने से, नष्ट होने से भी बचाने का कार्य करती है। क्लियर हो गया होगा। जीवद्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका वह आवरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। बिल्कुल बात ठीक है। जो आपकी जीवद्रव्य झिल्ली है, जीवद्रव्य झिल्ली बोले तो सेल मेम्ब्रेन, ये प्राकृतिक
पर्यावरणीय परिवर्तनों का भी अनुभव करती है। देखो इसमें क्या साफ साफ रखा है यहाँ पे, जीव द्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णनात्मक होती, प्रकृति में वर्णनात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण के संपर्क रखने में सक्षम होती है। आप कहोगे सर ये बात थोड़ी आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही, देखिए समझते हैं इसको, इस लाइन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बैक्टीरिया में क्या था समझना पहले बहुत ध्यान से। सबसे बाहर कौन थी? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन थी? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर कौन थी? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और उसके अंदर कौन थी? कोशिका झिल्ली थी। कौन थी? कोशिका झिल्ली थी, ठीक ही नहीं थी? तीन स्तरीय परत हुई कि नहीं हुई? इसके बाद क्या होता है? मुख्य डीएनए होता है। ये क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। और ये क्या होता है? जीवित तरल पदार्थ जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। इतनी बात क्लियर हुई है ना? तो अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है? मृत है, जीवित नहीं है। कोशिका भित्ति कैसी है? मृत है ना, जीवित नहीं है ना। किंतु कोशिका झिल्ली कैसी है? जीवित है। कैसी है? जीवित है। ये जीवित नहीं है, ये जीवित है। आप कहोगे सर ये जीवित क्यों नहीं है, ये जीवित क्यों है? बड़ा कंफ्यूजन। देखिए एक बात आप लोगों ने सुन रखा होगा, आपके गुरु भी कहते हैं, आपके माता पिता भी कहते हैं और व्यवहारिक जीवन में ये बात आपको सुनने को मिल ही जाती है कि जैसी आपकी संगत होगी वैसा आपका करैक्टर होगा, है ना। जैसी आपकी संगत होगी आप वैसे ही बनोगे। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि नहीं है ना। तो अब सीधी बात है कि जो कोशिका में वास्तव में जीवित है वो है क्या? कोशिका में जो जीवित है वो है क्या? आप कहोगे सर हम तो पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। जो जीवित है वो जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य है। इंग्लिश में बोले तो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। जो जीवित है वो क्या है? जीव द्रव्य है। अब जो जीवित है वो जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य कहां हुआ? आप कहोगे सर जीव द्रव्य ये हुआ। तो जीव द्रव्य के संपर्क में सीधा कौन है? आप कहोगे कोशिका झिल्ली है। तो बात क्लियर हो गई कि जैसी संगत वैसे हो गए। जब जीव द्रव्य जीवित है उसकी संगत किसके साथ है? कोशिका झिल्ली के साथ, तो वो भी जीवित होगी, है ना। कोशिका भित्ति क्यों जीवित नहीं हुई? क्योंकि इसका संपर्क जीव द्रव्य से नहीं है। कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स जीवित क्यों नहीं है? क्योंकि इसका भी संपर्क सीधा जीव द्रव्य से नहीं है। तो अब जो जीवित है, मैं बात बता रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। जो जीवित है वो जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य के संपर्क में कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली है तो ये भी कैसी होगी? लिविंग हो गई। ये नॉन लिविंग सेल मेम्ब्रेन कैसी है? लिविंग है कि नहीं? लिविंग पार्ट क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हुआ कि नहीं हुआ? अब जो जीवित है वही तो अनुभव कर पाएगा वातावरण में सर्दी हो रही कि गर्मी हो रही कि वर्षा हो रही, क्या हो रही, ये ठंडा है कि गर्म है, कौन अनुभव कर पाएगा? जो जीवित है। और जीवित कौन है? कोशिका झिल्ली। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य के संपर्क में है। तो इसीलिए वही तो एनसीईआरटी बात लिखी है कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये वातावरणीय परिवर्तनों का भी अनुभव कराती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो क्या लिखा है यहाँ पे? संपर्क रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, संरचना के आधार पे देखो तो क्या होगा? देखिए अब उसने एक क्वेश्चन फिर दिमाग में रख दिया कि संरचना के आधार पर यह झिल्ली यूकैरियोटिक जैसी होती है। आपके दिमाग में तुरंत कंफ्यूजन, यार ये तो एनसीईआरटी बकवास कर रही है। क्यों बकवास कर रही है? यार हमने तो यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़ा हुआ है कि ये हो गई कोशिका भित्ति और ये हो गई कोशिका झिल्ली, है ना। क्या हो गई? कोशिका। देखो यहाँ पर कई फोल्ड दिख रहे हैं, आप कहोगे फोल्ड नहीं दिख रहे, यहाँ पर तो ये फोल्ड दिख रहे हैं। ये यूकैरियोटिक के समान कहाँ हुई? यूकैरियोटिक की तो कोशिका झिल्ली सीधी प्लेन है, सपाट है, जबकि इसमें आंतरिक बलन दिख रहे हैं। ये तो एनसीईआरटी गलत सलत बोल रही नहीं, गलत नहीं बोल रही है। उसने क्या लिखा मैं फिर पढ़ रहा हूं। उसने लिखा है
संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी है, अर्थात जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो किसकी बनती है? लिपिड तथा प्रोटीन की। किसकी बनती है? लिपिड तथा प्रोटीन की। तो वही कह रहा है प्रोकैरियोटिक की भी सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की होगी और यूकैरियोटिक की भी सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। कंफ्यूजन नहीं करना है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अर्थात क्या हम एक बात लिख के बता सकते हैं यहां पे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों की सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिपिड प्रोटीन की होती कि नहीं होती है? तो वही बताया गया। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका के फैलाव से बने होते हैं मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम की कहानी क्या है? जब आप बैक्टीरिया को देखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल को देखोगे तो कुछ कहानी इस प्रकार होती है। सबसे बाहर तो आपको पता हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर क्या हुआ? कोशिका भित्ति, फिर आती है कोशिका झिल्ली। देखिए ये आंतरिक फोल्ड बने कि नहीं बने, उभार बने कि नहीं बने? तो वही तो बोल रही, क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका के फैलाव से बनते मीजोसोम कहलाते हैं। अर्थात कोशिका झिल्ली के फैलाव से बने। क्योंकि कोशिका झिल्ली देखिए ये है कि नहीं है, देखिए फैलाव है कि नहीं है। तो मीजोसोम किससे बनते हैं? कोशिका झिल्ली के फैलाव से बनते हैं। मीजोसोम कहाँ होते हैं? जीवद्रव्य की तरफ उभार सदृश कोशिका झिल्ली की संरचना होती है। किधर? जीवद्रव्य की तरफ, या आंतरिक वलय होते हैं। किसके? जीवद्रव्य झिल्ली के। किसमें मिलते? प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे बैक्टीरिया में। क्या कहलाते? मीजोसोम, है ना। अतिवृद्धि है कि नहीं है? बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, जब इनकी वृद्धि अत्यधिक है तो यदि मैं इनको सीधा करूं तो आकार भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? सीधी बात, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं। जैसे आप देखिए यहाँ पर, ये जैसे मैंने एक रफ कवर ले रखा है यहाँ पे, है ना। ये पेज देखिए, जैसे मैं इसमें आंतरिक मीजोसोम बना देता हूँ ऐसे, है ना। इस प्रकार मैंने मीजोसोम बना दिए। ये मीजोसोम बना रखे हैं। ये मीजोसोम हो गए कि नहीं हो गए? देखिए इस प्रकार मीजोसोम हुए कि नहीं हुए। अब यदि मैं इनको खींचूं, तो देखिए आकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आकार कम हुआ, आकार बढ़ा, आकार कम हुआ। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये आकार भी बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मीजोसोम होते हैं, यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। याद रखना, पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, इंपॉर्टेंट, मीजोसोम कोशिका भित्ति निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं। स्रावी प्रक्रिया, डीएनए प्रतिकृति में भी, अच्छा डीएनए प्रतिकृति मतलब क्या हुआ? डीएनए के निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। एवं इसके संतति कोशिका के वितरण को सहायता देता है। या श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। ये लाइन आपको याद रखना है। मीजोसोम के क्या क्या कार्य होते हैं पता होना चाहिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु में कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे हम वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। यानी अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी क्लियर हुई। किसकी कहानी क्लियर हुई? माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना। अब देखो अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं नीलहरित शैवाल की।
किंतु इस पर हम लोग क्लास अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। तो हम लोग इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी बारीकियों के साथ इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का आपको वीडियो सहित आंसर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, आपको लगता है कि नहीं हमको एनसीईआरटी यहाँ अच्छे से पढ़ने को मिल रहा है, तो हमारे इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।